अक्सर दिखाई नहीं देता पर सामने ज़रूर होता है। अक्सर दिखाई नहीं देता पर सामने ज़रूर होता है। हर खुदकुशी करने वाले का कातिल ज़रूर होता है। ये डायलॉग है बॉलीवुड में बनी एक फ़िल्म काबिल का, जहाँ पर ऋतिक रोशन अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाते हैं। उनकी पत्नी बनी थी यामी गौतम, जिसके ऊपर कुछ रेप अटेम्प्ट करते हैं कुछ रोनित रॉय और गुंडे। हालाँकि पुलिस से, सिस्टम से ऋतिक को कहीं कोई इंसाफ नहीं मिलता है, तो अंधा ऋतिक रोशन खुद कैसे इंसाफ हासिल करता है, अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाता है, ये आपने काबिल फ़िल्म में देखा था। अब वो तो पिक्चर थी, लेकिन रियल लाइफ़ में ऐसा कुछ नहीं होता ना। रियल लाइफ़ में तो पुलिस ने बोल दिया 15 मिनट के अंदर ही कि वही बंदा डिप्रेशन में था, सुसाइड कर ली। एंड लोग कहें या फिर मीडिया कहें, वो सब उसी बात पर यकीन कर लेते हैं जो कि पुलिस बता देती है। जैसे कि पुलिस ने 14 जून 2020 को बता दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में था, सुसाइड कर ली। लेकिन उसे सुसाइड के लिए मजबूर किसने किया, अगर उसने सुसाइड किया है तो? मैं पहले दिन से कहता चला आ रहा हूँ कि भैया दाल में बहुत कुछ काला था। और जिस तरह से बॉलीवुड के अंदर एक माफिया एक्टिव रहता है, जिस तरह से बॉलीवुड के अंदर एक पॉलिटिक्स चलती है, और जिस तरह से हनी ट्रैप के अंतर्गत रिया चक्रवर्ती को सुशांत के घर में प्लांट किया गया। आप एक बात देखें कि सुशांत सिंह राजपूत तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सुशांत का पैसा हड़पने वाली, सुशांत को ड्रग एडिक्ट बनाने वाली रिया चक्रवर्ती आजकल रोडीज में जज बन करके आने लग गई है। मतलब आप देखें, एक तरफ तो हमारे देश में कानून की बात होती है, न्याय की बात होती है। एक आम इंसान अगर उसके ऊपर एक केस भी लग जाए तो ना उसे बैंक से लोन मिलेगा, ना कोई नौकरी मिलेगी। लेकिन रिया चक्रवर्ती जैसे लोग जो कि जेल में जाकर के आ चुके हैं, जो कि ड्रग केस में पकड़े जा चुके हैं, लेकिन ये रिया चक्रवर्ती जैसे लोग रोडीज के सेट पर जज बन करके बैठ जाते हैं और 1760 तरह के प्रवचन देते रहते हैं। तो आप समझ जाएं कि कैसे बॉलीवुड, जो कि इंसाफ के ऊपर, सच्चाई की जीत के ऊपर सत्यमेव जयते का नारा लगाने वाली फिल्में बनाता है, लेकिन उस बॉलीवुड के अंदर कितना गंद फैला हुआ है, वहां पर कितना नेक्स्ट लेवल का अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सीन चलता रहता है। 3 साल पहले जब हम सबको ये खबर मिली कि बॉलीवुड का नामी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिसने छिछोरे जैसी फिल्म करी जिसमें वो लाइफ को खुल करके जीने के ऊपर काफ़ी सारी बातें करता है, वो सुशांत जिसने MSD द अनटोल्ड स्टोरी में ज़बरदस्त काम किया था, वो अचानक से सुसाइड कर लेगा और अचानक से दुनिया छोड़ देगा। जबकि सुशांत ने एक काफ़ी लंबी चौड़ी विश लिस्ट बनाई थी, उसके बहुत सारे सपने थे, उसके बहुत सारे अरमान थे जो कि उसे पूरे करने थे। अब कोई इंसान जिसने अपने फ्यूचर के लिए इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी है, वो एकदम से सुसाइड कर लेगा, ये बात हजम नहीं होती है। और इन्हीं सारे पॉइंट्स को मैंने उस टाइम भी काफ़ी ज़ोर शोर से हाईलाइट किया था, और उम्मीद थी कि CBI आएगी तो CBI केस को अच्छे तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन नहीं भाई साहब, पहले मुंबई पुलिस और बाद में CBI ने मतलब इस केस को एकदम कैजुअल तरीके से लिया। और क्या पता भाई साहब, अगले साल जब महाराष्ट्र में चुनाव हो तब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएं, और तब सुशांत की जो चिता है उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकें, और सुशांत को इंसाफ दिलाने के नाम पर वो अपना फ़ायदा वहां पर करने की कोशिश करें। अच्छा, अपनी बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं उसके पहले, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने मनोज वाजपेयी का एक इंटरव्यू देखा आज तक पर, जहां पर सुधीर चौधरी ने मनोज वाजपेयी से कुछ सवाल पूछे थे। बॉलीवुड में जो मैनिपुलेशन का गेम चलता है, आउटसाइडर्स को ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, भेदभाव होता है, सुशांत का वहां पर जिक्र होता है। तो मनोज वाजपेयी कहते हैं कि वो सुशांत को काफ़ी अच्छे से जानते थे। सोन चिरैया पिक्चर में सुशांत के साथ उन्होंने काम किया है, और मनोज वाजपेयी ने वहां पर डंके की चोट पर कुछ चीज़ों का कबूलनामा किया कि बॉलीवुड के अंदर एक पॉलिटिक्स होती है। बॉलीवुड के अंदर अगर आपको सुपरस्टार बनना है और अगर A-लिस्टर बनना है, तो वहाँ पर भैया पावर का बहुत तगड़ा खेल खेला जाता है। और मनोज वाजपेयी ने खुद वहाँ पर कहा कि वो वहाँ पर शाहरुख खान या सलमान खान बनने नहीं आए थे, वो वहाँ पर सुपरस्टार बनने भी नहीं आए थे, लेकिन सुशांत के मन में ये बात थी कि उसे एक बड़ा स्टार बनना है। और आई थिंक यही उसकी गलती थी, जो कि मनोज वाजपेयी के शब्दों में बोल रहा हूँ मैं, ये शब्द मेरे नहीं है, ये मनोज वाजपेयी के शब्द हैं। वो कह रहे थे कि वो पॉलिटिक्स वाला जो मैनिपुलेशन का गेम होता है ना, उस गेम में या फिर उस पॉलिटिक्स में सुशांत फंस गया, और फिर उस भंवर जाल से वो वापस नहीं आ पाया। हालांकि मनोज वाजपेयी ने खुल करके तो नहीं बोला, लेकिन इशारों में उन्होंने बोल दिया कि बॉलीवुड में एक लॉबी काम करती है, और उस लॉबी के जो लोग तलवे चाटते हैं वही लोग एक नामी स्टार बनते हैं, वही लोग होते हैं जिन्हें बड़े बैनर्स की फिल्में मिलती हैं, वही लोग होते हैं जिन्हें करण जौहर या फिर यशराज जैसे लोग आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट बीच में खबरें भी आई थी कि सुशांत के हाथ से कई सारी फिल्में लाइन से छीन ली गई, और वो फिल्में आदित्य रॉय कपूर को दे दी गई, या फिर अर्जुन कपूर को दे दी गई, या फिर बाजीराव मस्तानी के लिए भी सुशांत से बातचीत चल रही थी। कहने का मतलब है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सुशांत को साइडलाइन किया गया। अब इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि बॉलीवुड में कितनी डर्टी पॉलिटिक्स खेली जाती है। ये बॉलीवुड वाले जिन्होंने सुशांत की मृत्यु के बाद उसे ड्रगिस्ट या फिर वुमनाइजर का टैग पकड़ा दिया, लेकिन बड़ी बेशर्मी से यही बॉलीवुड वाले संजय दत्त जैसे चर्सी को, संजय दत्त जैसे वुमनाइजर को, और संजय दत्त जैसे गुनहगार को, जो कि आतंकवादी घटनाओं में शामिल था, वो जेल गया था, उस ठरकी
संजय दत्त के सपोर्ट में ये सारे बॉलीवुड वाले खड़े हो जाते हैं और वही बॉलीवुड वाले सुशांत को एक ड्रगिस्ट बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि संजय दत्त जैसे सर्टिफाइड ड्रगिस्ट के ऊपर बायोपिक बना देते हैं कि बताओ बताओ, और फिर उसमें मोटिवेशन वाले गाने डाल देते हैं कि संजय दत्त ने बताओ लाइफ में क्या कुछ झेला, क्या कुछ नहीं करा। तो यहीं पर आप देख सकते हैं भेदभाव वाला बड़ा सा एंगल। संजय दत्त को बढ़ बढ़ के सपोर्ट किया जाता है, बट सुशांत जैसे आउटसाइडर के सपोर्ट में बॉलीवुड का कोई भी इंसान नहीं कूदता। कोई भी ए लिस्टर या फिर कोई भी बहुत बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुशांत के सपोर्ट में कुछ नहीं बोल पाता है। इनफैक्ट मनोज वाजपेयी जो अब बातें कर रहे हैं, उन्होंने उस टाइम भी दबी जबान में बातें करी थी, क्योंकि मनोज वाजपेयी को भी काम चाहिए ना भाई साहब। आप ऐसा है कि तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। और हमारे देश का जो कानून है, जो सिस्टम है, इसे अंधा कानून ऐसे ही नहीं बोला जाता है। जस्टिस को डिले कर देते हैं, इतना डिले कर देते हैं कि आदमी की पीढ़ियां गुजरती चली जाती हैं, इंसाफ नहीं मिलता। एंड कानून की इस घटियापंथी के ऊपर ही तो सनी देओल का जो डायलॉग है ना, बहुत ही एपिक डायलॉग है दामिनी फिल्म का, कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। मिलती है तो बस एक तारीख। तो बस तारीख का खेल चल रहा है और इंतजार का खेल चल रहा है। सुशांत को इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, जस्टिस टोटली यहाँ पर डिले कर दिया गया है। डिले मतलब अनऑफिशियली डिनाई कर दिया गया है। तो मुझे तो हमारे देश का जो कानून है, जुडिशरी है, या फिर जो सीबीआई वगैरह है, उनसे अब किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। सुशांत को ये लोग कभी ज़िंदगी भर इंसाफ नहीं देंगे। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस फील होता है सुशांत की फैमिली के लिए, उसकी बहनों के लिए, उसके पिताजी के लिए, लेकिन हम सिर्फ अफसोस ही जता सकते हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। खैर, ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं कि सुशांत के परिवार को शक्ति दे, और सुशांत जहाँ कहीं भी है भाई, तुम खुश रहो। एटलीस्ट तुम यहाँ से तो बेहतर हालत में ही होगे, जो हालत तुम्हारी कर दी थी उस रिया चक्रवर्ती ने, जो कि अब रोडीज में जज बन करके बैठ गई। चलिए, अपनी बातें मैं खत्म करता हूँ। अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।